हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय RH स्टडी चैनल। और जैसा कि अभी एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है, कुछ का एग्ज़ाम्स हो चुका है तो कुछ का होना बाकी है। जैसे कि अगले मंथ बोर्ड एग्ज़ाम और उसका स्ट्रेस सबको है। तो आइए आज हम आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम्स पहले हो चुके हैं उनके पेपर को सॉल्व करके दिखाते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि आगे के पेपर्स कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, और इनके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं और इनका पैटर्न भी समझ लेते हैं। तो इसमें खंडका में आता है क्या, 5 गद्य के आते हैं और 5 पद्य के क्वेश्चंस आते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है। ये सारे ही एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें पहले पूछा गया है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। फिर दूसरा है हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है, तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चिंतामणि निबंध लेखक के कौन है, चिंतामणि निबंध के कौन लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और कलम का सिपाही के रचनाकार, तो इसके रचनाकार हैं अमृत राय प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं, और तथा उन्होंने कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को कहा है, ना कि प्रेमचंद्र इसके लेखक हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आते हैं 5 क्वेश्चन जो कि हमारे पद्य से आते हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है, तो सूरदास तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, ये है मुकुटधर पांडे। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन कवि छायावाद युग का नहीं है, तो जयशंकर जी भी हैं, वर्मा जी भी हैं और निराला जी भी हैं, तो यहाँ पर अज्ञे जी नहीं है। रश्मि रथी किस कोटि की रचना है, अर्थात ये महाकाव्य है या खंड काव्य, मुक्तक या गद्य काव्य, तो ये है खंड काव्य। इस प्रकार हमें उसमें करना पड़ेगा, जिससे हमारे 5 ये और 5 ये मिलाकर 10 नंबर तो एकदम सही मिल जाते हैं अगर आप इसको पूरा सही से करते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो हमारा 3rd क्वेश्चन आता है, ये गद्य से लिया जाता है, यानी कि गद्य में जो आपको लेसन दिए जाते हैं उनमें से कुछ पंक्तियां उठाई जाती हैं और उन्हीं पंक्तियों के आधार पर आपको नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर का होता है, और अगर आप 5 करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो जैसे कि इसे आपको पढ़ना है, उसके पश्चात यहाँ पर आपको आंसर देना है, और इस 3rd क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं। अर्थात अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप इसके जगह पर दूसरा उसी प्रकार का किसी और गद्यांश में कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक छोटा सा क्लू मिल जाए, जैसे कि ये अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, अर्थात यह हजारी प्रसाद द्वारा लिखित अशोक के फूल से ये पूरा का पूरा लिया गया है, और इसी के सहारे आप यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिख सकते हैं, जिससे आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए। फिर इसी रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जितने भी इन्होंने रेखा ऐसे नीचे ये जो खींच रखी हैं, बस इन्हीं की व्याख्या करनी है। व्याख्या करने का अर्थ है कि आप इन चीज़ों को अपने शब्दों में लिखें। हो सकता है आप यहाँ पर अपने वर्ड्स अलग डाल दें और उनकी व्याख्या कर दें। और ये जो 3rd क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन और बचते हैं वो भी इन्हीं में से होते हैं। आप इन्हें बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। फिर आते हैं चौथे नंबर पर जस्ट इसी तरह जैसे कि वो गद्य से था, तो ये होगा पद्य से। ये देखिए, इसमें हमें पद्यांश की लाइनें मिलेंगी जिनका उसी प्रकार से हमें आंसर देना होता है, और इसमें भी अथवा करके दिया, यानी कि अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप आसानी से ये कर सकते हैं, या तो ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। 2 में से एक आपको करना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये तुम मांसहीन हो, तुम रक्तहीन हो, ये आपको उसी प्रकार पूरा देना पड़ता है। क्वेश्चंस रेखांकित, आपको शीर्षक और कवि का नाम तो पता ही होना चाहिए, और साथ ही साथ रेखा के अंश की व्याख्या, यानी आप जितने भी चैप्टर्स हों उनको पढ़ के उनके कवि और शीर्षक का नाम याद रखें, और रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप इसमें से कर ही लेंगे देखकर, और ये क्वेश्चन भी उसी में से आते हैं। फिर हम आते हैं
अपने 5वें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा होता है कि आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है और उनकी रचनाओं का नाम करता है। यानी आप जब उनका परिचय देते हैं, जो जीवन परिचय होता है, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय में भी पहले आप उनका जीवन परिचय देंगे, फिर उसी के नीचे आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में भी आप उनका थोड़ा बहुत परिचय देंगे कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या काम किया। उसके बाद आप उनकी रचनाएं लिखेंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद आपको मिलते हैं 5 नंबर, यानी कि उधर 10-10 मिला, इधर भी 5। फिर आते हैं खंड। इसमें 2 खंड होते हैं, उसी प्रकार पहले गद्यांश में फिर पद्यांश में, यानी यहाँ पर एक कवि का। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको नाम भी दिया है वासुदेव अग्रवाल, ये इन तीनों में से आपको किसी एक का करना है। उसी प्रकार इन तीनों में से भी आपको किसी एक का करना है, यानी आपको कोई ना कोई इनमें से और लेखक में से और कवि में से आपको उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय याद करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे आते हैं वही प्रकार, वही कॉन्सेप्ट 3-2 का, इसी प्रकार ये। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन 6। इसी प्रकार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये जो होता है ना, जब हमारे गद्यांश और पद्यांश हो जाते हैं तो उसके बाद का ये सिलेबस होता है, जिसमें हमें पंचलाइट या ध्रुव तारा या इनमें से किसी एक को लिखना होता है। ये हमने पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना चाहते हैं तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप उसको समझिए। पंचलाइट की अगर कहानी का सारांश पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना इसको पड़ेगा, फिर उन्हीं पूरी कहानी को अपने शब्दों में छोटे छोटे, जैसे कि यहाँ लिखा है 80 शब्द, तो छोटे से छोटे बनाकर आपको लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं 7वें क्वेश्चन पर, जिसमें आपको मिलता है, ये देखिए, खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो खंड होता है ना, ये आपके उस पर आधारित होता है कि आप इनमें से क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इसमें था शायद आलोक वृत्त, आप इसे भी कर सकते हैं। आपको जो भी इसमें से आता हो आप वो कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हमें पता चलता है कि 8वें नंबर पर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद, जिसके हमें मिलते हैं 7 नंबर। अतः यह जो गद्यांश दिया गया होता है यह हमारे संस्कृत के किसी पाठ्य से ही लिया जाता है, जिसे हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है, जैसा कि एक यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपको पहला नहीं आता तो इसमें अथवा करके उसी का दूसरा भी दिया रहता है, अर्थात 2 दिए रहते हैं, आप उसमें से किसी एक को कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले संदर्भ डालना पड़ेगा कि किस पाठ से लिया गया है, उसके नीचे उसका हिंदी अनुवाद डालकर उसका अनुवाद करना पड़ेगा। फिर आता है खंड खा, जिसमें गद्यांश इसमें था और इसमें उसी तरह पद्यांश, इसमें भी हमें गद्य यानी कि श्लोकों के संदर्भ लिख के उनके हिंदी अनुवाद करने पड़ते हैं। फिर आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि इन 4 हैं, इन चारों में से हमें किसी एक का अर्थ लिखना है और फिर उनका अनुवाद करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आंखों का तारा होना, यानी अत्यधिक प्रिय होना, तो हमें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि अर्थ, पहले आप डालेंगे अर्थ, फिर लिखेंगे अत्यधिक प्रिय, फिर नीचे लिखेंगे वाक्य में प्रयोग, फिर हेडिंग डाल के फिर आगे से लिखेंगे किसी का भी नाम लेकर, किसी भी का नाम लेकर आप लिख सकते हैं कि जैसे मोहन अपने घर में अत्यधिक प्रिय है, लेकिन हमें यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है, इसलिए हम लिखेंगे मोहन अपने परिवार के आंखों का तारा है। उसके बाद 10वें नंबर पर आता है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करिए। ये बात ध्यान रखिए कि जो 9 क्वेश्चन है इसके बाद से हमारा व्याकरण शुरू हो जाता है, जिसमें हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों ही जुड़े हुए होते हैं। फिर आते हैं जब 10वें नंबर पर संधि विच्छेद, तो यहाँ पर आता है निसंदेह, जिसकी संधि होगी नि धन संदेह। फिर इत्यादि का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो इसका होगा इति धन आदि। स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सुधन आगतम। इसके लिए आपको आपके जो सिलेबस में संधियां हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। फिर आते हैं 10 के खा पे, यानी वो का था और यहाँ पर खा है, जिसमें दिया गया है आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन क्या है। तो इसके लिए आपको वो उसके शब्द का पूरा रूप याद करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर जो दिया है इसका है सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर दूसरे पे आते हैं नामने, इसमें है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और इसी के तरह इसके लिए आपको रूप याद करना पड़ेगा, तभी आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। फिर
फिर आते हैं 11 नंबर पर, जिसमें दिया गया है कि आपको शब्द युग्म अर्थात एक तरह तो वो लगते हैं, यानी उनमें कुछ ही अच्छा, जैसे कि यहाँ पे वी और भी इन्हीं का अंतर है, लेकिन इनके साथ साथ आपको इनका पूरा वो बताना पड़ेगा कि पहले वाले का अर्थ क्या है और दूसरे वाले का अर्थ क्या है। जैसे कि अविराम यानी बिना रुके लगातार, और अभिराम यानी सुंदर। लेकिन यहाँ पर जो ये दिए होंगे उन्हें आपको बड़ी ही सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक जैसे लगेंगे। यहाँ पहले का जो है वो है ये बिना रुके और सुंदर। फिर विहग और विहंग, मतलब आप जितने भी ये दिए रहेंगे आपको उसको उसी तरह से करना है। फिर आते हैं 11 के खा पे, जिसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द के दो अर्थ, यानी ये तो बड़ा ही सिंपल है, आपको इसमें पर्यायवाची लिखना है और कुछ नहीं, चारों में से किसी एक का। फिर आते हैं गा पे, जिसमें लिखा गया है एक ही शब्द चयन करके निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द का चयन करके लिखिए। यानी कि यहाँ पर एक वाक्य दिया होगा, आपको उसे पढ़ना है और उसके लिए एक शब्द को चयन करना है कि इसमें से क्या होगा। रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक, यानी जो हमें रास्ता दिखाता है वो मार्गदर्शक कहलाता है। आप समझ गए। जैसे कोई जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। इसी प्रकार आपको इसको करना है। 11 का उसी का घा, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो ये तो आपको थोड़ा सुन के ही लगेगा कि कितना अटपटा सा है। श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दो हैं, तो यहाँ पे दो लोग हो गए, यानी कि वचन बहुवचन में कन्वर्टेड हो गए, तो इसीलिए ये कर रहा है नहीं, कर रहे हैं। इसी तरह आपको दो वाक्यों को शुद्ध करना है। फिर आते हैं 12, जिसमें लिखा है श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी विभाग के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर कोई भी रस हो सकता है, जितने रस आपके सिलेबस में पढ़ाए गए हैं उन्हें आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से दे सकते हैं। फिर आता है अलंकार, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसके लिए भी आपको अलंकार याद करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चौपाई और छंद में और सोठा छंद में भी यही है, आपको याद करना पड़ेगा अपने सिलेबस के अनुसार। फिर आते हैं तीसरे में, 13 यानी 13 में, तो इसमें दिया गया है शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए, यानी आपको यहाँ पे एक आवेदन पत्र लिखना है, चाहे आप इसके लिए अथवा करके दूसरा दिया, आपको जो भी दोनों में से आता है आप उसे कर सकते हैं। फिर आते हैं 14, जिसमें लिखा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी शैली में निबंध लिखिए, यानी यहाँ पर आपको अपने उसमें निबंध लिखना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और टोटल 14, उसके अंदर कितने अंदर भाग हैं वो आप देख ही चुके हैं। ये पेपर सन 2023 का है, तो आप इसमें से जितना भी आपको लगता है, हो सकता है कि शायद 1-2 क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से और आपकी आगे की तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, ताकि आगे भी आपके पास ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।